हेलो बच्चों, आज हम लोगों का जो क्लास है वो सेकंड क्लास है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का। अब पिछले क्लास में हमने बहुत सारी चीजें सीखी जिसमें केमिकल फार्मूला लिखना, उसको समझना और उसको बोलना भी सीखा। आज हम लोग का जो क्लास है वो है केमिकल रिएक्शन के बारे में। केमिकल रिएक्शन क्या है वो समझेंगे। पहले समझते हैं क्या है केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन एक क्या है, प्रोसेस है। क्या बेटा? प्रोसेस है। ये क्या है? एक प्रोसेस है। अब इस प्रोसेस में क्या होता है? इस प्रोसेस में क्या होता है? इस प्रोसेस में आपको इस प्रोसेस में इस प्रोसेस में सबसे पहले जो सब्सटेंस सब्सटेंस क्या होंगे कि भाग लेंगे। हाँ, भाग लेंगे और भाग लेने के दौरान क्या होगा कि वो अपने एटम्स में कन्वर्ट होंगे, अपने एटॉमिक फॉर्म में आएंगे। क्या कोई कोई सब्सटेंस होता है वो अपने मॉलिक्यूलर फॉर्म में होता है। जैसे मैं आपको बता दूं कि ये जो O2 है, ये O2 एक मॉलिक्यूल है। क्या है? मॉलिक्यूल है, यानी ये अपने मॉलिक्यूलर फॉर्म में है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्म में तो अगर मैं बता दूं कि इसका स्ट्रक्चर अगर देख लिया जाए, इसका स्ट्रक्चर क्या हो सकता है? इसका स्ट्रक्चर ऐसे हो सकता है, ये दो ऐसे ऐसे इसके ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल होंगे। जब केमिकल रिएक्शन होगा तो ये इनके बीच का बॉन्ड जो है वो टूटेगा, जो कोवैलेंट बॉन्ड है, और वो थोड़े से क्या होंगे? दूर होंगे, यानी अब फ्री हो जाएंगे। पहले बॉन्ड से बंधे हुए थे, लेकिन केमिकल रिएक्शन के दौरान, केमिकल ये जो प्रोसेस होगा उसके दौरान ये क्या होगा कि ये दोनों थोड़ा सा बटेंगे, इनके बीच का बॉन्ड टूटेगा। और जब ये टूटेगा तो ये मैग्नीशियम जो है इसके साथ ये रिएक्ट करेंगे, आके ये जुड़ जाएंगे। मान लीजिए इसका एटम ये मान लेता हूं ये है, तो ये इसके साथ जुड़ जाएंगे और जुड़कर कैसा बनाएंगे? कैसा स्ट्रक्चर बना देंगे? ऐसा स्ट्रक्चर बना देंगे। अब ध्यान से देखिए कि ये पहले अकेला था और यहां पे ये दोनों मॉलिक्यूल क्या थे? अकेले थे। ये ऐसे दोनों मॉलिक्यूल अकेले थे। अब ये क्या हुआ कि इसके बीच का बॉन्ड टूटा हुआ पहले और ये दोनों सेपरेट हुए। सेपरेट होने के बाद ये जो एटम्स थे इसके साथ आके जुड़ गए और जुड़कर एक नया अरेंजमेंट बनाया। नया अरेंजमेंट बनाया तो जब ये नया अरेंजमेंट हुआ तो यही एक क्या हुआ? मैग्नीशियम ऑक्साइड हुआ। और इसकी जो प्रॉपर्टीज होगी इससे और इससे दोनों से क्या होगी? डिफरेंट होगी। क्या होगी बेटा? डिफरेंट होगी। क्लियर है? अब मैं आपको बता दूं कि अब मैं थोड़ा सा डेफिनेशन की तरफ चलता हूं। तो डेफिनेशन क्या है कि द प्रोसेस इन विच अ सिंगल सब्सटेंस भी हो सकता है या फिर मोर देन वन सब्सटेंस। आपने देखा कि एक से अधिक सब्सटेंस भी हैं। रिएक्ट टू ईच अदर कहने का मतलब कि यही पहले क्या होगा कि वो अपने एटॉमिक फॉर्म में चेंज होंगे, फिर वो उनकी अरेंजमेंट चेंज होगी और फिर एक नया सब्सटेंस एंड फॉर्म सिंगल सब्सटेंस भी बना सकते हैं जैसे यहां पे बनाया, या फिर मोर देन वन सब्सटेंस भी बना सकते हैं ऑफ डिफरेंट प्रॉपर्टीज। मैंने कहा ना कि ये जो होगा इसका प्रॉपर्टी इस दोनों से क्या होगा? डिफरेंट होगा। तो इस प्रोसेस को ही हम लोग क्या कहेंगे? केमिकल रिएक्शन कहेंगे। डन बेटा। अब केमिकल रिएक्शन में आपने देखा कि इसमें ये एटम था, यहां पे भी ये एटम है, ये एटम यहां पे है, ये एटम यहां पे भी है, और इनके अलावा कोई दूसरा एटम नहीं आ रहा है। मतलब कि किसी नए एटम का फॉर्म नहीं हो रहा है, किसी नए एटम का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। सिर्फ क्या हो रहा है? ओनली द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स एंड बॉन्ड्स। क्योंकि देखिए इसके बीच क्या था? कोवेलेंट बॉन्ड था। यहां पे क्या हो गया? यहां पे क्या हुआ? यहां पे क्या हो गया? आयनिक आयनिक बॉन्ड हो गया। आयनिक बॉन्ड हो गया। हाँ, तो बॉन्डिंग चेंज हुई और बॉन्डिंग चेंज होने पे ही क्या होगा? क्या होगा? एक नया प्रॉपर्टीज का नया सब्सटेंस क्या होगा? चेंज होगा। दो रीजन है बेटा, दो रीजन की वजह से हमारा केमिकल रिएक्शन होता है और एटम सेम होते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज क्या हो जाती है? बदल जाती है। क्या है वो दो रीजन? पहला तो एटम के अरेंजमेंट चेंज होंगे, दूसरा कि उन एटम के अरेंजमेंट के साथ साथ उनकी बॉन्डिंग भी चेंज हो सकती है। तो इन दोनों बेसिस पे हमारा जो नया सब्सटेंस बनेगा वो पुराने वाले सब्सटेंस से पूरी की पूरी तरह से डिफरेंट होगा। ये केमिकल रिएक्शन के दौरान होता है। बाकी डिफिनेशन आपके सामने लिखा पड़ा है और इसका ये मेन पॉइंट है। डन। अब बेटा जब केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो केमिकल रिएक्शन होने के दौरान क्या होगा कि कुछ ना कुछ तो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे उसके, कुछ तो उसके गुण होंगे जिसको देख के बताया जा सके कि हाँ यहां पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो वो कैसे पता चलेगा? वो पता कैसे चलेगा? तो सबसे पहला जो इवोल्यूशन मतलब पहला जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है गैस इवोल्यूशन की। किसकी? गैस इवोल्यूशन की। जब भी केमिकल रिएक्शन होगा तो हो सकता है कि कुछ केमिकल रिएक्शन में गैस इवॉल्व हो। कैसे हो सकता है? तो देखिए मान लीजिए मैंने यहां पे ले लिया जिंक। ये क्या है आपका? जिंक। ये क्या है आपका? अच्छा नाम बता दीजिए फटाक से कमेंट में लिखिए, क्या है इसका नाम?
आपको पता नहीं पता है तो मैंने कंपाउंड की नेमिंग जो है बता रखी है। इससे पहले वाले वीडियो में अगर आप चैनल पे जाएंगे तो इससे पहले वाला जो वीडियो था हमारा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का, उसमें हमने पहले यही बता रखा था कि आपको किस तरह से किसी भी कंपाउंड की या केमिकल फॉर्मूला की नेमिंग करनी है। तो अब मैं आपको बता दूं कि ये हमारा सल्फ्यूरिक एसिड है, या फिर आप इसको हाइड्रोजन सल्फेट भी कह सकते हैं। तो ये सल्फ्यूरिक एसिड है। अब ये दोनों एक दूसरे से रिएक्ट किए, ठीक। रिएक्शन में क्या होगा कि भैया ये तो अकेला है, ये अकेला है, ये क्या है, इसमें हाइड्रोजन भी है, सल्फर भी है, ऑक्सीजन भी है। अब ये तीनों जो है अलग अलग पहले ब्रेक होंगे, ब्रेक डाउन होंगे, स्प्लिट होंगे, और स्प्लिट होने के बाद फिर इसके साथ जो इसके साथ अच्छा संबंध बनाने वाला होगा इसके साथ जुड़ेगा। तो आप देख रहे हो कि SO4 जो है इसके साथ अच्छा संबंध बना रहा है, और यहाँ पे क्या ZnSO4 का फॉर्मेशन कर रहा है। अब आप इसका जल्दी से कमेंट में नेमिंग बताएं, इसका नेम क्या है। ZnSO4 को हम लोग इसका केमिकल नेम क्या है। तो अगर आप जाएंगे मैं बता देता हूं, इसका नाम है जिंक सल्फेट। लेकिन बेटा ये आपको पता होना चाहिए कि इसका नेम क्या है। अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो आप तुरंत मेरे लास्ट अपलोडेड वीडियो में यानी फर्स्ट वीडियो में आप जाके देखिए, वहां पे अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक। और यहां पे H2 यानी हाइड्रोजन गैस जो है क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। अब देखिए मैंने कहा कि इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस की उत्पत्ति होगी, यहाँ पे हुई कि नहीं हुई केमिकल रिएक्शन। ये दोनों का ये देखिए, ये जो एरो का साइन है ना, ये बता रहा है कि केमिकल रिएक्शन किधर हो रहा है, और केमिकल रिएक्शन होने के बाद क्या बन रहा है। तो केमिकल रिएक्शन होने के बाद ये बन रहा है और ये बन रहा है, तो हाइड्रोजन गैस बन रही है यानी उत्पत्ति हो रही है उसकी, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप इसका बता सकते हो, ये थोड़ा सा गलत है, ये हो जाएगा आपका Na2CO3। नाम बताइए फटाक से कमेंट बॉक्स में, नाम बताइए इसका HCl, इसका भी नाम बताइए फटाक से आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, और बताइए कि इसके केमिकल रिएक्शन के दौरान कौन कौन से सब्सटेंसेस फॉर्म होंगे। मैं आपको बता दूं कि पहले केमिकल रिएक्शन में जब भी ये दोनों एक दूसरे, जैसे ही हम इन दोनों को एक बीकर में डालेंगे तो होगा क्या कि ये सोडियम अलग हो जाएगा, ये कार्बन अलग हो जाएगा, ऑक्सीजन अलग हो जाएगा, हाइड्रोजन अलग हो जाएगा, सॉरी हाइड्रोजन अलग हो जाएगा, क्लोरीन अलग हो जाएगा। अब ये जब अलग हो जाएंगे तो फिर इनके साथ, जैसे कि ज्यादा ताकतवर आदमी से ही ना संबंध रखेगा ना बेटा। कोई बॉडी बिल्डर आदमी है तो दुबले पतले आदमी के साथ थोड़ी ना दोस्ती करेगा। जिम जा रहा है तो जाहिर सी बात है दूसरे वाले व्यक्ति से ही, जो बॉडी बिल्डर उसी से ज्यादा अट्रैक्ट होगा, उसी से बात करेगा। तो यहाँ पे सोडियम जो है मोस्ट एक्टिव, क्लोरीन भी जो है नॉन मेटल्स में मोस्ट एक्टिव, तो ये दोनों एक दूसरे से रिएक्ट करेंगे और बनाएंगे NaCl। अब बेचारे बच्चे क्या, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, तीनों नॉन मेटल। तो आप जानते हो कि कार्बन और ऑक्सीजन से रिएक्शन होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। अब आप ये भी जानते हो कि भैया यहाँ पे ऑक्सीजन क्या है, ज्यादा है, ऑक्सीजन ज्यादा है तो जाहिर सी बात है कार्बन से छूटेगा तो वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, वाटर बनाएंगे। अब क्या बना, सोडियम, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये गैस है, और यहाँ पे ये गैस क्या हो रही है, इवॉल्व हो रही है। डन, ओके। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट हमारा प्रॉपर्टीज क्या हो सकता है। जैसे अब जरूरी नहीं कि बेटा कि हर केमिकल रिएक्शन में गैस इवॉल्व ही हो। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं, जैसे भी आप देख लीजिए मैग्नीशियम था, ये क्या ऑक्सीजन से रिएक्ट किया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया, तो क्या इसमें गैस इवॉल्व थोड़ी हो रही है, नहीं, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड सॉलिड है। तो जरूरी नहीं कि हर केमिकल रिएक्शन में गैस इवॉल्व हो, लेकिन किसी किसी में हो सकता है। तो ये प्रॉपर्टीज अगर आपको दिखती है तो क्या, अगर मान लीजिए आपने दो चीजों को मिला और वहां से गैस रिलीज हो रही है तो वहां पे केमिकल रिएक्शन हो सकता है। डन। अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टीज के पास चलते हैं, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक के पास चलते हैं। तो फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट है। अब ये क्या होता है, अब ये किस खेत की मूली है तो वो समझते हैं। तो भैया प्रेसिपिटेट पहले समझ लेते हैं क्या होता है। ये एक सेमी सॉलिड सब्सटेंस होता है, सेमी सॉलिड, दैट क्या, दैट float in solution after chemical reaction। ओके बेटा, आफ्टर केमिकल रिएक्शन क्या होगा, ये फ्लोट करेगा। क्या करेगा, ये फ्लोट करेगा। जैसे आप देखे होंगे घर पे, मतलब गांव में क्या होता है कि लोग
दही, पहले दूध से दही जमा लेते हैं और दही को बहुत अच्छे से मथनी से महते हैं। महने के बाद उस पे व्हाइट कलर का मक्खन आ जाता है और नीचे बचता है माठा। हमारे यहाँ बिहार में मंठा कहा जाता है, लेकिन अलग अलग स्टेट्स में या फिर अलग अलग स्पेस सिटीज में अलग अलग नाम होता है। तो वो मंठे के ऊपर जो मक्खन आता है ना, वो हमारा एक एग्जाम्पल हो सकता है किसका? प्रेसिपिटेट का। ठीक है, तो जब केमिकल रिएक्शन होता है ना बेटा, तो केमिकल रिएक्शन में जैसे वो प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है। अब केमिकल, आप अगर इस चैप्टर में आगे बढ़ रहे हैं तो आपको एक प्रॉब्लम बहुत ज्यादा फेस करने को मिलती है कि आपको केमिकल रिएक्शन में एक केमिकल रिएक्शन का टाइप है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और उस डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है और हमको ये पता ही नहीं चल पाता है कि कौन प्रेसिपिटेट है और कौन सॉल्यूशन है। तो उसको उसके सॉल्व मतलब उसके उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने आपको यहां पे कुछ चीजें रख रखी हैं। देखिए लिख रखी हैं क्या कि अगर क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, अगर ये तीनों में से कोई भी इन तीनों में से किसी के साथ ठीक कंपाउंड बना देते हैं, जैसे मैं कंपाउंड कहने का मतलब ये सिल्वर और क्लोरीन बनाएंगे तो सिल्वर क्लोराइड बनाएंगे, ठीक, ब्रोमीन और सिल्वर बन जाए तो सिल्वर ब्रोमाइड बनाएंगे। तो ऐसे अगर कंपाउंड ये बनाते हैं तो भैया ये जो सब्सटेंस बनेंगे ना, ये होंगे प्रेसिपिटेट। अगर आपको दिख रहा है, अगर आपको दिख रहा है कहीं पे भी, तो आप समझ जाना कि ये क्या है, प्रेसिपिटेट है। यानी कि प्रोडक्ट के मतलब इस साइड में, राइट साइड में आपके दिख रहा है कि अगर ये कंपाउंड बन रहा है और इनके साथ कोई और कंपाउंड है तो वो सॉल्यूशन होगा और ये होंगे प्रेसिपिटेट। अच्छा ये हो गया। उसके अलावा सल्फेट, सल्फेट का आपको फॉर्मूला मैंने पीछे तो बता रखा, फिर भी मैं यहां बता देता हूं, SO4 होता है। फिर ये बेरियम, लेड और कैल्शियम, अगर ये तीनों के साथ आ जाए तो भी क्या बनाएगा, प्रेसिपिटेट ही बनाएगा बेटा, कंफर्म हो जाइए। ये इससे आसान ना आपको कुछ नहीं मिलने वाला है, इससे आसान आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। अब आ जाइए, आ जाइए, मोस्ट ऑफ कार्बोनेट, कार्बोनेट का होता है CO3। मैं आपको बार बार ये कह रहा हूं कि अगर आपको ये सभी फॉर्मूले नहीं पता है तो आप मेरे पहले वाले वीडियो पे जाइए, मैंने वहां पे एक लिस्ट दे रखी है इन फार्मूलों की। इसके साथ साथ मैंने बता रखा है कि इनकी नेमिंग कैसे करनी है, फॉर्मूला कैसे क्रिएट करना है। एंड फॉस्फेट PO4 एंड हाइड्रोक्साइड OH एंड सल्फाइड S, ये सभी जो है क्या बनाते हैं, केमिकल रिएक्शन के बाद प्रेसिपिटेट बनाते हैं। अब वो कैसे बनाते हैं तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ये सबके साथ नहीं, मैंने इसलिए लिखा है मोस्ट, मोस्ट मतलब सबसे ज्यादा मतलब अधिकतर, लेकिन किसके साथ नहीं बनाते हैं तो लिथियम, पोटेशियम और सोडियम। अगर ये तीनों हैं तो मैं आपको कंफर्म कहता हूं कि इन तीनों के साथ वो प्रेसिपिटेट, यानी इन तीनों के साथ अगर ये सभी रहते हैं, कार्बोनेट, फॉस्फेट, हाइड्रोक्साइड, सल्फाइड, तो ये प्रेसिपिटेट नहीं बनाएंगे। ठीक है बेटा, ओके। अब आगे चलते हैं, जो सेकंड वन जो है हमारा अलग अगला प्रॉपर्टीज, यानी दूसरी प्रॉपर्टीज में क्या था हमारा, सेकंड प्रॉपर्टीज में कि हमारा प्रेसिपिटेट बन सकता है, जरूरी नहीं कि हर में बन, सब में बने, लेकिन प्रेसिपिटेट बन सकता है, और बनता है तो समझिएगा कि वो केमिकल रिएक्शन हो रहा है। अब अगला जो है चेंज इन कलर, कलर में भी चेंजेस होते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं कि अगर अगर हमारा सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड का आपको फॉर्मूला बता देता हूं मैं, C6H8O7, अगर सिट्रिक एसिड जो है रिएक्ट करता है पर्पल कलर, क्या, पोटेशियम पर मैग्नेट, इसका जो फॉर्मूला होता है KMnO4 होता है, पोटेशियम पर मैग्नेट सॉल्यूशन के साथ क्या करता है, रिएक्ट करता है। तो भैया जो हमारा पर्पल कलर है ना, पर्पल, वो चेंज हो जाता है और वो हो जाता है कलरलेस। तो ये क्या होगा कि एक तरह का चेंज हुआ कि नहीं, कलर में चेंज हुआ कि नहीं, आप ही बताओ, चेंज हुआ ना, तो ये भी एक तरह का क्या हो सकता है, केमिकल रिएक्शन का एग्जांपल हो सकता है, प्रॉपर्टीज हो सकती है, कैरेक्टरिस्टिक हो सकता है। ओके डन, आगे चलते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड जो है रिएक्ट जब करता है पोटेशियम डाइक्रोमेट का, जो कैसा कलर का होता है, ऑरेंज कलर का होता है। पोटेशियम डाइक्रोमेट का बता दूं K2Cr2O7, ठीक है। तो सल्फर डाइऑक्साइड जो है जब पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ क्या करता है, रिएक्ट करता है, तो भैया ये जो जो आपको ऑरेंज कलर है ना, वो चेंज हो जाता है किसमें, ग्रीन कलर में। तो देखिए यहां पे ऑरेंज कलर था, वो हो गया ग्रीन, हो गया कि नहीं हो गया, तो कलर में चेंजेस हुए, क्यों हुए, क्योंकि केमिकल रिएक्शन हुआ। सिंपल सी बात, केमिकल रिएक्शन होगा तो
कलर में भी चेंजेस हो सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट चलते हैं बेटा। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर, देखिए केमिकल रिएक्शन होगा तो टेम्परेचर में भी चेंजेस आ सकते हैं। ये हो सकता है कि अगर कोई चीज ठंडी हो तो वो गर्म हो जाए, गर्म हो तो ठंडी हो जाए, नॉर्मल हो तो ठंडी हो जाए, नॉर्मल हो तो गर्म हो जाए। जैसे मैं आपको बता दूं कि अगर आप ये कैल्शियम ऑक्साइड का रिएक्शन करा दें किसके साथ, वाटर के साथ, यानी कि आप देखे होंगे घर पे पहले चूना आता था, ये मतलब इतना बड़ा बड़ा होता था, उसमें पानी डालने के बाद तुरंत गैस मतलब बहुत ज्यादा तेजी से धुआं निकलता था, क्योंकि वहां पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता था और ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है यहाँ पे हीट प्रोड्यूस करता था और इसकी वजह से टेम्परेचर जो है बढ़ जाता था। ये इसका नाम जो कैल्शियम ऑक्साइड मैंने बोल रखा है, इसको हम लोग क्विक लाइम भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, क्विक लाइम या लाइम भी कहते हैं इसको। और ये जो आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है इसको स्लेग्ड लाइम कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, स्लेग्ड लाइम या लाइम वाटर भी कहते हैं इसको। ठीक बेटा, तो ये हो गया आपका टेम्परेचर में रेज्ड होना, टेम्परेचर आपका बढ़ेगा। अब एक और एग्जांपल हो सकता है कि आपका जो बेरियम हाइड्रोक्साइड है, बेरियम हाइड्रोक्साइड, ये आपको अमोनियम क्लोराइड के साथ क्या कर सकता है, रिएक्ट करेगा। रिएक्ट करता है तो बनाता है बेरियम क्लोराइड प्लस अमोनिया प्लस वाटर। अब आप ध्यान से देखिए तो जब ये रिएक्शन होता है ना तो इस समय इसका टेम्परेचर नॉर्मल होता है, लेकिन जैसे ही रिएक्शन के दौरान ये जो सब्सटेंस बनता है और जिस apparatus में ये रखा जाता है वो एकदम ठंडा हो जाता है, चिल हो जाता है। तो क्या हुआ, टेम्परेचर पहले नॉर्मल था, अब टेम्परेचर गिरा तो यानी कि वो ठंडा हुआ। तो भैया टेम्परेचर में क्या हुआ, चेंजेस हुए कि नहीं हुए, टेम्परेचर में चेंजेस हुए। तो ये एक एग्जांपल हो गया, यानी कैरेक्टरिस्टिक हो गया किसका, केमिकल रिएक्शन का, कि भैया टेम्परेचर में क्या हो सकते हैं, चेंजेस हो सकते हैं अगर केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो। एंड द नेक्स्ट वन इज चेंज इन स्टेट। स्टेट देखिए आपको बता दूं कि 3 आपने पढ़ा होगा, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब चेंज क्या होगा कि अगर सॉलिड कोई सब्सटेंस है तो केमिकल रिएक्शन के बाद हो सकता है वो गैस हो जाए, अगर लिक्विड है तो भी वो गैस हो जाए, अगर गैस है तो लिक्विड हो जाए, गैस है तो सॉलिड हो जाए। अब मैं इसका एक एग्जांपल दे देता हूं आपको। एग्जांपल जैसे आपने कैंडल देखा होगा, कैंडल जलाया भी होगा अंधेरे में। अब कैंडल क्या है, कैंडल का मैं इसमें एक सब्सटेंस पाया जाता है जिसका नाम है पेंटाकोशन। नॉर्मली बुकों में कैंडल को पेंटाकोशन भी कहा जाता है। तो पेंटाकोशन इसका फॉर्मूला होता है C25H52। अब ये क्या होगा कि ये जो है, ये जब इसको जलाते हैं तो भैया ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, बिना ऑक्सीजन के तो वो जलेगा नहीं, और जलता है तो क्या बनाता बेटा पता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, वाटर बनाएगा, हीट प्रोड्यूस करेगा और लाइट प्रोड्यूस करेगा। ठीक, अब ये लाइट प्रोड्यूस करेगा बेटा, तो आप देख रहे हो कि ये होता है सॉलिड, कैंडल होता है सॉलिड। अब बेचारा ये क्या बना रहा है बेटा, ये होता है गैस, ये होता है लिक्विड और ये होता है हीट। अब तो भाई वो तो स्टेट है, सॉरी वो तो एनर्जी है, दोनों एनर्जीज हैं। तो यहाँ पे देख रहे हो आप, सॉलिड किस में चेंज हुआ, लिक्विड में, सॉलिड किस में चेंज हुआ, सॉरी सॉलिड गैस में चेंज हुआ और सॉलिड लिक्विड में चेंज हुआ। अब बहुत सारे बच्चों की ये क्वेरीज हो सकती हैं कि सर जब कैंडल जलता है तो कैंडल के बाद कुछ चीजें हमारी बच जाती है, तो बेटा वो ये होती है ना कि जो वाटर में चेंज होता है, सॉरी जब ये कैंडल जो है जब इसको जलाते हैं तो और जब ये मेल्ट होता है तो मेल्ट होने के बाद जब ये लिक्विड फॉर्म में आता है तो लिक्विड फॉर्म में, क्योंकि ये जो कैंडल का होता है ना, जब हम जलाते हैं तो कंबशन आपको पता होगा 2 टाइप का होता है, एक इनकम्प्लीट कंबशन होता है और एक कंप्लीट कंबशन होता है। तो इसमें कैंडल का जो है ना इनकम्प्लीट कंबशन होता है, यानी कि कुछ पार्ट जो है जल के तो खत्म हो जाता है, यानी चेंज हो जाता है, लेकिन कुछ जो है उसमें केमिकल रिएक्शन नहीं हो पाता है। तो वही जो है लिक्विड के फॉर्म में वहां से पिघलता हुआ नीचे आता है और फिर जब कैंडल बुझ जाती है तो वो सॉलिड फॉर्म में प्राप्त हो जाता है। इसलिए आप देखोगे इतना बड़ा कैंडल जो है बस टी से मिलती है हमको। ओके बेटा, तो समझ में तो आया ही होगा। आप इसको एक नोट की तरफ भी लिख सकते हो क्योंकि ये काफी आपको यूजफुल रहेगा। आगे आप जब पढ़ोगे केमिकल रिएक्शन, जब आगे केमिकल रिएक्शन टाइप पढ़ोगे तो कंफर्म ये वाला जो टॉपिक है ना, ये आपकी काफी हेल्प करने वाला है बेटा, काफी। मैं आपको कहूंगा कि इसको आप अच्छे से लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर अच्छा सा नोट्स बना लीजिए।
ओके बेटा, गुड लक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।